आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 20 का, और इस सबक का उन्वान है अवंती। अवंती एक जापानी किरदार है, जापानी कहानी यहाँ पर दी गई है जिसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने तर्जुमा क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, किन उलूम और फ़नून में माहिर होना चाहिए तर्जुमा निगार को, इन हवालात से हमने मालूमात हासिल की। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम अवंती की हाजिर जवाबी के हवाले से बातचीत करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे और सबक का मुताला करेंगे। तीसरे हिस्से में हम इस सबक से मुतालिक सवालातों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा। इसका उन्वान है एक जापानी हाजिर जवाब। जापानी किरदार है ये और जापानी कहानी है जिससे उर्दू में तर्जुमा किया गया है। शुरू करते हैं हम अवंती के बारे में कि अवंती किस तरह से अपनी हाजिर जवाबी से लोगों को कायल कर देता है और मुश्किल मसलों को, परेशानियों को आसानी से हल कर देता है, उनको आसानियों में तब्दील कर देता है। अवंती एक खुश मिजाज और हंसमुख शख्स था। अवंती की शख्सियत बताई जा रही है कि किस तरह का शख्स है वो, तो वो एक खुश मिजाज और हंसमुख शख्स था। हंसमुख उसे कहते हैं जो हमेशा हंसता रहे, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट फैली रहे। हमेशा मुस्कुराहट फैली रहने वाली शख्स को हंसमुख कहा जाता है। तो अवंती भी एक खुशमिजाज भी था और हंसमुख शख्स भी था। गरीबों का तो वो बहुत ही अजीज दोस्त था, और वो गरीबों का अजीज दोस्त था, पक्का दोस्त था, गहरा दोस्त था, गरीबों से दोस्ती रखता था, इसलिए लोग उसे बड़ी मोहब्बत करते थे। बाज लोग उससे हसद भी करते थे। हसद के माने हैं बच्चों जलन, जलना। गरीबों से गरीब उससे मोहब्बत रखते थे, उसे चाहते थे गरीब, वो भी गरीबों के बीच बैठता था। गरीब उसके गहरे दोस्त होते थे, अजीज दोस्ती रखते थे गरीब उससे। और जो उसको पसंद नहीं करते थे, कुछ लोग थे वो बाज, यानी कुछ, बहुत सारी तादाद में से कुछ को बाज कहा जाता है। तो बाज लोग उससे हसद भी रखते थे, उससे जलते भी थे, उसकी मकबूलियत से, उसकी हाजिर जवाबी से अपने दिली दिल में हसद रखते थे, और बाज औकात उसे नीचा दिखाने की भी कोशिशें किया करते थे, और उसको चिढ़ाने और नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे। ताक में लगे रहना, सोच में लगे रहना, फिक्र में लगे रहना, पीछे लगे रहना कि किसी तरह से उसको नीचा दिखाया जाए। लेकिन अवंती अपनी सूझबूझ से उल्टा उन्हें ही कायल कर देता था, उनको ही अपनी बात के लिए कायल कर लेता था, अपनी बात मानने के लिए राजी कर लेता था। वो आते थे उसका मजाक उड़ाने और खुद ही कायल होकर जाते थे, उसकी बात मानकर जाते थे। वो कुछ मजाकिया तौर पर बात कहते थे, अवंती उसको सही बात कर कर सही अंदाज में उनके सामने बयान करता था और वो उसकी बात को मान जाते थे। बड़ा हाजिर जवाब किरदार था और हंसमुख और खुश मिजाज किरदार भी ये अवंती था। अब किस्से बयान किए गए हैं अवंती की जिंदगी से मुतालिक। किस्से क्या क्या हैं? पहला किस्सा दे रखा है कि एक बार अवंती का मजाक उड़ाने के लिए एक आदमी ने उससे कहा, अब क्योंकि हसीद भी थे, उससे हसद कर रहे थे, जल रहे थे, नीचा दिखाने की उसको कोशिश करते थे। अब नीचा दिखाने वालों में से एक शख्स ने उससे एक बार मजाक किया कि देखें क्या बोलता है ये, क्या जवाब देता है, इसके पास कोई जवाब है या नहीं है। वो कहता है कि अवंती, रात को सो रहा था तो मेरा मुंह खुला रह गया। उसी वक्त एक चूहा आया और मेरे मुंह में घुसकर मेरे पेट में चला गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कितना अजीब और गरीब सवाल अवंती से किया है कि देखें अवंती क्या जवाब देता है। वो जो उसका हासिद दोस्त था वो कहता है कि अवंती, मैं रात को सो रहा था, मेरा मुंह खुला रह गया। अब मुंह खुला रह गया तो एक चूहा आया और मेरे मुंह के अंदर घुस गया, मेरे पेट में चला गया। अब मेरे पेट में वो मुझे परेशान कर रहा है, तो बताओ क्या किया जाए, इसका मसले का हल निकालो इसका। अवंती समझ गया कि ये मुझे चिढ़ाने के लिए, मेरा मजाक बनाने के लिए इस तरह की गुफ्तगू मेरे साथ की जा रही है। अवंती ने फौरन जवाब दिया, मेरे दोस्त, बस एक ही इलाज है, तुम एक जिंदा बिल्ली को पकड़कर उसे निकल जाओ, वो चूहे को अंदर खा जाएगी और तुम्हारा मामला खत्म हो जाएगा, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो जैसा सवाल किया
वैसा ही उसी अंदाज में उसका जवाब दे दिया। तो शुरू में बता दिया गया है कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उससे हसद भरी बातें करते थे, जलन भरी बातें करते थे, लेकिन वो अपनी हाजिर जवाबी से अपने दोस्तों को ही कायल कर लेता था, अपने दोस्तों को ही राजी कर लिया करता था। तो दोस्त ने कहा कि मेरे मुंह में चूहा घुस गया है, क्या इलाज है उसका? उसने कहा कि चूहा घुस गया है तो चूहा बिल्ली से डरता है, आज ऐसा करो एक जिंदा बिल्ली निकल जाओ, जैसे चूहा अंदर है बिल्ली भी अंदर जाएगी और सारा मामला सही हो जाएगा। कितनी हाजिर जवाब है, कितना अच्छा तरीके से उसने जवाब दिया है। आगे आते हैं, अगला किस्सा। एक हुआ चूहे और बिल्ली का किस्सा, अगला किस्सा देखिए कौन सा है। एक बार अवंती किसी दोस्त की बारात में गया, शादी में जाने का मौका मिला और वहां पर दावत थी, बारात वालों को बहुत अच्छा खाना खिलाया गया। अवंती भी खूब डटकर खाना खा लिया। अवंती ने भी खूब डटकर यानी पेट भरकर, खूब अच्छा खाना था, बहुत अच्छा खाना खिलाया गया बारात के अंदर, बारातियों को दावत के अंदर, और अवंती ने भी वहां पर खाना खा लिया अच्छी तरह। खाना खाते वक्त उसने देखा कि एक मेहमान मिठाइयां सिर्फ खा ही नहीं रहा है बल्कि जेब में भी भरता जा रहा है। अवंती भला ऐसा मौके पर कब चौंकने वाला था, कैसे चूकने वाला था? मौका चूकना, मौका छोड़ देना। बहुत सारे मुहावरात का इस्तेमाल किया गया है तर्जुमा निगारी के अंदर, मुहावरात का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि बात को पुरअसर बनाया जा सके, बात को दिलकश बनाया जा सके। तो अवंती का दूसरा किस्सा बयान किया जा रहा है कि दोस्त की बारात थी। पहला किस्सा चूहे और बिल्ली वाला मुकम्मल हो गया। दूसरा किस्सा आपको याद रखना है कि एक बार उसके किसी दोस्त की बारात थी और बारात के अंदर सभी को बहुत अच्छा खाना खिलाया गया, बहुत अच्छा इंतज़ाम था, सभी ने खाना खाया, अवंती ने भी खाना खा लिया और एक तरफ बैठा हुआ था। खाने वाले सामने उसके बैठे हुए थे। एक शख्स खाना खा रहा था और वो जो मिठाइयाँ खा रहा था, मिठाइयाँ खाते खाते कुछ मिठाइयों को अपनी जेबों में भी भरता जा रहा था। अवंती ने उसको देख लिया मिठाइयाँ जेबें भरते हुए। अवंती कब मौका चूकने वाला था, कब इसको बात को छोड़ने वाला था, फौरन खड़ा हो गया। वो अपनी जगह से उठा और चाय की केतली उठाकर उस मेहमान की जेब में उड़ेलने लगा। तो वो नाराज होकर बोले, अब मेहमान जवाब दे रहा है, अवंती बैठा हुआ देख रहा था कि ये शख्स खा भी रहा है और जेब में भी भर रहा है मिठाइयां। अवंती फौरन उठा, चाय की केतली ली और जाकर उस शख्स की जेब में चाय डालने लग गया। अब वो शख्स नाराज हो गया, बोलता है ये क्या बदतमीजी है। अवंती को डांट रहा है वो कहता है ये क्या बदतमीजी है। चाय उड़ेलते उड़ेलते अवंती ने भोलेपन से जवाब दिया। अब अवंती जवाब दे रहा है चाय उड़ेलते उड़ेलते ही। क्या जवाब है? भाई मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयां खा ली हैं, इसलिए उसे प्यास भी जरूर लगी होगी, मैं उसे चाय पिला रहा हूं ताकि उसकी प्यास बुझ जाए। मसले को भी हल कर दिया, उसको समझा भी दिया कि सही बात नहीं है और मजाकों के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर दी। इस तरह से वो अपने अंदाज के अंदर मुश्किल मसलों को भी हल कर दिया करता था। यहाँ मजाक के अंदर उसको मना भी कर दिया कि आप जो काम कर रहे हो ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वहाँ पर उसको एहसास भी नहीं होने दिया। उठे और उसकी जेब के अंदर चाय डालने लग गए ताकि उसको अंदाज हो जाए कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये गलत काम कर रहा हूँ। तो ये दूसरा किस्सा मुकम्मल हो गया। आगे आते हैं। एक बार अवंती के मुल्क में 3 गैर मुल्की ताजिर आए। पहले किस्से के अंदर हमने बिल्ली और चूहे की कहानी पढ़ी। अवंती के किस्से दे रखे हैं अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से मशहूर हैं हिंदुस्तान के अंदर, अकबर और बीरबल के मज़ाहिया किस्से मशहूर हैं, गालिब के मज़ाहिया किस्से बहुत मशहूर हैं। तो उन्हीं दिलकश किस्सों के अंदर जो हम आलमी तौर पर देखें तो जापान में अवंती के किस्से मशहूर हैं। अलग अलग किस्से हैं, उन्हें जापानी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा किया गया है। एक किस्से में चूहे और बिल्ली का कहानी दी गई है इस किस्से के अंदर। दूसरा जो किस्सा दिया गया है उसके अंदर एक शख्स है जो बारात के अंदर खाना अपने कपड़ों को भी रखता है, यानी जेब में खाना रखकर ले जाना चाहता है, उसको शर्मिंदा किया है अवंती ने। और तीसरा किस्सा यह है कि इनके मुल्क के अंदर कहीं और मुल्क के ताजिर आए, गैर मुल्की ताजिर आए। ताजिर कहते हैं बच्चों तिजारत करने वाला, और तिजारत क्या है? खरीदो फरोख्त, सामान खरीदना और बेचना। ताजिर क्या करते हैं? एक जगह से सामान खरीदते हैं और दूसरी जगह के ऊपर जाकर वो सामान को
फरोख्त कर देते हैं, बेच देते हैं। तो ताजिर आए उनके मुल्क के अंदर, गैर मुल्की यानी दूसरे मुल्क के, उस मुल्क के बादशाह के दरबार में आकर उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हमारे सवालों के जवाब दिए जाएं। अब दूसरे मुल्क से आए और मुलाकात के लिए वो बादशाह के दरबार में भी गए, बादशाह के सामने हाजिर हुए और बादशाह के सामने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम जो सवाल पूछें उन सवालों का जवाब दिया जाए। वो 3 ताजिर थे, उन्होंने कहा कि हम सवाल पूछेंगे और हम देखना चाहते हैं कि इस मुल्क के लोग कितने ज़हीन हैं, कितना तेज़ दिमाग रखते हैं, क्या वो हमारे सवालों का जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते। वहां कोई उनके सवालों का जवाब ना दे सका। दरबार में जितने भी दरबारी बैठे हुए थे, राजा ने कह दिया उनसे कि आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए, हमारे वुज़रा बैठे हुए हैं, दरबारी बैठे हुए हैं, ये आपके सवालों के जवाब देंगे। ताजिरों ने सवाल किए, लेकिन दरबार में जितने भी शख्स हाजिर थे उनमें से कोई भी ताजिरों के सवालात के जवाबात नहीं दे सका, वो खामोश हो गए। यहां तक कि बादशाह भी उलझन में मुब्तला हो गया। मुब्तला यानी फंस जाना, उलझन पे रुक जाना। तो बादशाह भी उलझन में मुब्तला हो गया, उलझ गया इस मसले के अंदर कि ये क्या मसला है। वो सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों के जवाब पूरे दरबार में किसी को नहीं मालूम, और हद तो ये हो गई कि बादशाह को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सवाल हैं और क्या इनके जवाब दिए जाएं। अब दरबार में किसी ने बादशाह को राय दी कि अवंती को बुलाया जाए, वही इन सवालों के जवाब दे सकता है। कोई अवंती को जानता होगा दरबार में हाजिर शख्स, उसने बादशाह से कहा कि सभी लाजवाब हो गए हैं, कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है इन ताजिरों का। अवंती नाम का एक शख्स है जो हमारे मुल्क में रहता है, उसे बुलाया जाए, वो इनके जवाब दे सकता है। अवंती को बुलाया गया। बादशाह ने अवंती को बुलाने की इजाजत दे दी। हाथ में लाठी लिए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसे ताजिरों के सवालों का जवाब देने का हुक्म दिया। अवंती ने कहा कि ताजिर अपने सवाल पूछें। बुलाया गया उनको, अवंती को हाथ में लाठी लिए और गधे पर सवार होकर अवंती दरबार में हाजिर हो गया। बादशाह से दरियाफ्त किया कि मुझे क्यों बुलाया गया है। बादशाह ने बताया कि ताजिर कुछ सवाल कर रहे हैं, हमने सुना है कि इनके जवाब आप ही दे सकते हैं, तो इनके जवाब दीजिए। हुक्म दे दिए जवाब देने का। अवंती कहता है ताजिरों से, चलिए आप अपने सवाल कीजिए। अब ताजिर सवाल कर रहे हैं, देखिए क्या सवाल है उनके। पहले ताजिर का सवाल था, बताओ जमीन का मरकज कहां है। मरकज यानी बीच का हिस्सा, सेंटर। जमीन का सेंटर पूछा है उससे, जमीन का बीच पूछा है कि कहां जमीन का मरकज है। अवंती ने सवाल सुना और बगैर किसी तामुल के, तामुल यानी झिझक, तामुल के माने होते हैं झिझक। अवंती ने सवाल सुना, सवाल था कि बताओ जमीन का मरकज कहां है। अवंती ने बगैर किसी झिझक के फौरन जवाब दे दिया, यानी जैसे उसके पास हाथों हाथ बना हुआ जवाब रखा था, इसीलिए तो उसको हाजिर जवाब कहा जाता था, हाजिर जवाबी की वजह से। तो हाजिर जवाब अवंती कहता है कि बगैर किसी तामुल, बगैर किसी झिझक के कहता है, वो लाठी से अपने गधे की तरफ इशारा करके कहता है, ठीक वहां जहां मेरे गधे का अगला दायां कदम रखा हुआ है वही जमीन का मरकज है। बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी सोचे समझे सीधे जवाब दिया। जैसे उससे जवाब किया गया कि पहला सवाल हमारा है, बताओ जमीन का मरकज कहां है, उसने फौरन जवाब दिया कि जहां मेरा गधा खड़ा हुआ है उसका अगला दायां कदम जिस जगह के ऊपर रखा हुआ है वही जमीन का मरकज है। सभी हैरत में पड़ गए, सभी सोच में पड़ गए। अवंती का जवाब सुनकर ताजिर बहुत मुताज्जुब हुआ। मुताज्जुब यानी ताज्जुब में पड़ जाना। जो शख्स ताज्जुब में पड़ जाता है उसे मुताज्जुब कहते हैं कि यह ताज्जुब में जा चुका है। तो ताजिर बहुत मुताज्जुब हुआ। उसने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मरकज वहीं पर है और किसी दूसरी जगह नहीं है। तो उसने जवाब दिया, अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो जाकर खुद नाप लें, मरकज उसी जगह बाल बराबर भी इधर उधर नहीं निकले तो मैं मान लूंगा कि मेरा जवाब गलत है। अब उससे पूछा गया अवंती से कि बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मरकज उसी जगह पर है कि जहां तुम्हारे गधे का पैर रखा हुआ है, कैसे पता चल रहा है, कैसे मालूम हो रहा है कि उस जगह के ऊपर मरकज है। तो अवंती कह रहा है कि मुझे मालूम है कि उस जगह मरकज है, अगर तुम्हें जरा सा शक है तो जाकर नाप लो, पूरी दुनिया को नाप लो, पूरी जमीन को नाप लो। अगर इससे, इस जगह से जो मैंने बता दी है, जरा सा भी इधर उधर आ जाए तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत था।
मरकज वही है। अगर आपको कोई शक है तो आप नाप लो। अब क्या जमीन को ऐसे नापा जा सकता है? नहीं नापा जा सकता, बहुत लंबी चौड़ी जमीन है। तो उनको उस सवाल का जवाब मानना पड़ा। अवंती के जवाब से ताजिर लाजवाब हो गया। अब ताजिर के पास कोई जवाब नहीं है उसके बाद, क्योंकि उसने कह दिया अगर आप कोई शक हो तो नाप लो। नापे जमीन को कैसे? जमीन इस तरह कैसे नहीं नापी जा सकती। तो ताजिर को वही मरकज मानना पड़ा कि यही मरकज है। मुताज्जुब के माने मैंने बताया आपको, हैरान होना, ताज्जुब में पड़ जाना। जो ताज्जुब में पड़ जाए वो मुताज्जुब कहलाता है। अवंती ने अब दूसरे ताजिर से उसका सवाल पूछा। दूसरे ताजिर ने कहा, पहले ताजिर का सवाल का जवाब हो गया, वो खामोश हो गया, लाजवाब हो गया। अब दूसरे ताजिर का नंबर आता है। दूसरा ताजिर अपना सवाल पूछता है। वो कहता है कि आप बता सकते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं? यह भी कैसा उल्टा सवाल पूछा है। आसमान के तारे कौन गिन सकता है बच्चों? कोई नहीं गिन सकता। आसमान के तारे नहीं गिने जा सकते। लेकिन वो लोग शर्मिंदा करने की नीयत से आए थे, वो लोग मजाक करने की नीयत से आए थे। वो ताजिर उस मुल्क के बादशाह को, उस मुल्क के आवाम को शर्मिंदा करना चाहते थे। लेकिन अवंती के पास सबके जवाब हैं। अवंती ने इस सवाल का भी जवाब दिया। सवाल था कि बताइए आसमान में कितने तारे हैं? अवंती ने फौरन ही जवाब दिया। अवंती जरा सा भी झिझकता नहीं है, जरा सी देर रुकता नहीं है, फौरन सवाल का जवाब देता है। और जवाब दिया, मेरे गधे के बदन पर जितने बाल हैं आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। यह जवाब भी देखो कितना खूबसूरत जवाब दिया है कि मेरे गधे के बदन पर जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ना उन बालों से एक कम है तारा, ना कोई तारा उन बालों से कम है, बराबर हैं। जितने गधे के बदन पर बाल हैं उतने ही आसमान के ऊपर तारे हैं। अब ताजिर फिर सोच में कि ये कैसे कह सकते हो आप? तो फिर वो यही कहता है कि अगर तुम्हें शक है तो मेरे गधे के बाल गिन लो और आसमान के तारों से मिला लो, उतने ही निकलेंगे। अब गधे के बाल भी नहीं गिने जा सकते क्योंकि बाल भी बहुत सारे होते हैं। तो जिस तरह से तारे नहीं गिने जा सकते आसमान के, उसी तरह से बाल भी नहीं गिने जा सकते। गधे के और इंसानों के बालों को भी गिनना बहुत मुश्किल काम है। तो वो कहता है कि जितने मेरे गधे के जिस्म के ऊपर बाल हैं उतने ही तारे हैं, ना एक कम ना ज्यादा। ताजिर ने पूछा, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं? अवंती बोला, यकीन ना आए तो गिनकर देख लो, अगर कम या ज्यादा हो तो कहना। ताजिर बोला, भला गधे के बाल कैसे गिने जा सकते हैं? तो अवंती भी जवाब देता है, तो तुम ही बताओ कि आसमान के तारे क्यों कर गिने जा सकते हैं? ताजिर कहता है कि कोई गधे के बाल भी गिन सकता है कि कैसे गिने जाएंगे, इसके जिस्म के ऊपर इतने सारे बाल होते हैं। तो फौरन अवंती जवाब देता है ताजिर को, कहता है कि तुम भी तो पूछ रहे हो कि आसमान के तारे कितने हैं। जब गधे के बाल नहीं गिने जा सकते तो क्या आसमान के तारे गिने जा सकते हैं? यह ताजिर भी लाजवाब हो गया। दूसरे ताजिर का भी इसने जवाब दे दिया। बेचारा ताजिर कोई जवाब ना दे सका, चुप हो गया। अब इसके अलावा वो क्या जवाब दे? बिल्कुल सही बात है कि अगर वो कहता है कि आसमान में तारे कितने हैं गिन के बताओ, तो उसने जवाब दे दिया कि मेरे गधे के बालों जितने हैं, अब तुम्हें पता करने हैं तो उसको गिन लो। तो वो नहीं गिने जा सकते और उसका जवाब मुकम्मल हो गया। तीसरे ताजिर की बारी आती है। अब अवंती ने उससे भी सवाल पूछने को कहा। अब तीसरे ताजिर का सवाल सुनिए। पहले ताजिर ने पूछा था कि जमीन का मरकज कहां है। दूसरा ताजिर पूछता है कि आसमान में कितने सितारे थे। दूसरा ताजिर ये पूछता है कि आसमान में कितने सितारे हैं। और तीसरा ताजिर पूछता है, अपने सर की तरफ हाथ उठाकर कहा, अच्छा बताओ मेरे सर पर कितने बाल हैं। अब वो अपने सर के बाल पूछने लग जाता है। पहले और दूसरे का सवाल मुकम्मल हो गया। तीसरे का नंबर आया। बताया गया कि भाई पूछ, तेरा सवाल क्या है तीसरे ताजिर से। उसने कहा, मेरा सवाल यह है, मेरे सर पर जितने बाल हैं वो बता दीजिए कितने बाल हैं। अवंती ने हंसकर कहा। अवंती को हंसी आ गई सवाल के ऊपर कि ये भी इसी तरह का सवाल कर रहा है, इसको भी इसी तरह का जवाब देना पड़ेगा। और क्या जवाब दिया उसने? अगर तुम बता दो कि मेरे गधे के दुम में कितने बाल हैं तो मैं तुम्हारे सर के बालों की तादाद भी बता दूंगा। उसने कहा कि तुम्हारे सर के बाल इतने हैं जितने मेरे गधे की दुम के बाल हैं। अब तुम्हें अपने सर के बाल गिनने हैं तो मेरे गधे के बाल गिन लो, गधे की दुम के ऊपर जो बाल हैं वो गिन लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा। यह भी लाजवाब हो गया। यह सुनकर ताजिर लाजवाब हो गया और बगले झांकने लगा। बगले झांकने लगा, कोई जवाब ना होना, शर्मिंदा हो जाना, किसी बात का कायल हो जाना। यह यहां पर मुहावरा दिया गया है, बगले झांकना।
तो वो बगले झांकने लगा और लाजवाब हो गया कि क्या जवाब दें उसको। ना गधे की दुम के बाल गिने जा सकते हैं, ना गधे के जिस्म के बाल गिने जा सकते हैं, और ना ही जमीन का मरकज नामा जा सकता है। तीनों के सवालों के जवाब दिए और तीनों को लाजवाब कर दिया। सब दरबारी अवंती के जवाबात सुनकर हैरत में थे। बादशाह ने उसे हाजिर जवाबी और होशियारी का इनाम दिया और तीनों ताजिर अपना मुंह लटकाए वहां से चले गए। पूरे दरबार में उसकी वाहवाही हो गई। सभी तारीफ करने लगे कि जिन सवालों के जवाब किसी दरबारी के पास नहीं थे, किसी वजीर के पास नहीं थे, खुद बादशाह तक जवाब नहीं दे पा रहा था और इस शख्स ने उसके जवाब दे दिए। बादशाह बहुत खुश हुआ, सभी खुश हुए, उसको बहुत सारे इनाम दिए और ताजिर अपना सा मुंह लेकर वहां से निकल लिए, यानी मायूस होके परेशान होके वहां से चल दिए। और हाजिर जवाबी के माने होते हैं बच्चों, हर जवाब को फौरन दे देना, हर सवाल का जवाब फौरन दे देना हाजिर जवाबी कहलाती है। आगे आते हैं। ये हो गया तीसरा किस्सा भी मुकम्मल। अब देखिए एक किस्सा और है इसका अवंती का। यह किस्सा है कि एक बार एक गरीब मजदूर ने एक सराय वाले से मुर्गी का कबाब लेकर खाया। एक मुर्गी का उसने कबाब बनवाया और कबाब बनाकर उसने मजे से खा लिया। मुर्गी का कबाब खा तो लिया, आगे क्या होता है, उस दिन उसके पास पैसे न थे, वो कीमत फौरन न दे सका और दूसरे दिन का वादा करके चला गया। अब एक मजदूर था और सराय वाले के पास गया। सराय क्या, जहां पर लोग आके ठहरते हैं, तो आने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी उस जगह के ऊपर रहता है और वो खाने के बदले लोगों से कुछ पैसा ले लेता है। मजदूर एक सराय के ऊपर खाना खाने गया। मुर्गी उसने देखी और सोचा कि मुर्गी का कबाब खाता हूं मैं। मुर्गी का कबाब बनवा लिया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा कि मैं अभी कबाब खा लेता हूं, आज इस मुर्गी का कबाब मैं खा लूंगा और इसकी रकम मैं कल अदा कर दूंगा। कीमत कल का वादा उसने कर लिया और उसने उसको कबाब दे भी दिया कि ठीक है, आप मुझे रकम कल दे देना, आप आज ये कबाब खा लीजिए। तो दोनों की रजामंदी से बात हो गई, दोनों ने रजामंद हो गए मामले के ऊपर और कल के वादे के ऊपर बात हो गई। उसने कबाब खा लिया। अब जब वो दूसरे दिन कीमत देने आया तो सराय वाले ने उससे 1000 रुपये तलब किए। तलब यानी मांगना, ख्वाहिश जाहिर करना। 1000 रुपये उससे मांग लिए। मुर्गी 1000 रुपये की थोड़ी आती है। मुर्गी कितने की आती है कि 100, 50 या 200 रुपये की मुर्गी होगी, उसका कबाब और भी कम होगा। तो मुर्गी का कबाब उसने खा लिया, दूसरे दिन का वादा हुआ था, लेकिन जब दूसरे दिन ये पैसे देने गया तो वो कहता है कि मैं तो 1000 रुपये लूंगा। उस मुर्गी के कबाब की कीमत 1000 रुपये होती। कैसे होती? मजदूर का मुंह हैरत से खुला रह गया। 1000 रुपये, 1000 रुपये बड़ी रकम होती है। तो वो हैरत करता है कि 1000 रुपये। उसके बाद देखिए बच्चों, फजाइया नदाइया का निशान यहां पर नजर आ रहा है। जब अफसोस वाली बात हो जाए, ऐसी बात हो जाए कि जो अचानक हुई हो, नहीं होनी चाहिए, किसी को पुकारा जा रहा है, आवाज लगाई जा रही है, आहोजारी की जा रही है, तो फजाइया नदाइया की अलामत लगा दी जाती है। यहां फजाइया नदाइया की अलामत आप देख लें। वो कहता है, अफसोस से कहता है, दुख भरे लहजे में, उसका मुंह खुला रह गया। 1000 रुपये वो सराय वाले से बोला। एक मुर्गी के कबाब की कीमत 1000 रुपये कैसे हुई? वो परेशान हो गया, बोले 1000 रुपये एक मुर्गी के कबाब की कीमत इसने मांग ली है, इतनी कीमत थोड़ी होती है। तो वो जवाब देता है, क्यों नहीं, तुम खुद ही हिसाब लगा लो। अब सराय का मालिक उससे कह रहा है कि क्यों नहीं हो सकती, एक मुर्गी के कबाब की कीमत 1000 रुपये भी हो सकती है। अब तुम खुद हिसाब लगा लो। और हिसाब उसको समझाते हुए कहता है कि अगर तुम मुर्गी ना खाते तो वो कितने अंडे देती। उससे हिसाब लगा रहा है कि अगर तुम मुर्गी नहीं खाते तो बताओ वो कितने अंडे देती, उन अंडों से कितने बच्चे निकलते, और इस तरह जितने बच्चे निकलते उनकी कीमत इतनी ही होती। कितना बड़ा हिसाब लगा के उसको समझा रहा है। सराय वाले कहता है कि तुमने मेरी मुर्गी का कबाब खाया है, अगर तुम कबाब नहीं खाते तो वो मुर्गी जिंदा रहती और वो अंडे देती। वो अंडे देती तो उन अंडों से और चूजे निकलते और मुर्गियां बनती और उन मुर्गियों से और अंडे मिलते, तो कितने सारे अंडे, कितने सारी मुर्गियां मेरी हो जाती। तो क्या बताओ वो 1000 रुपये में नहीं बिकती। इस तरह का अहमकाना जवाब उसको देता है, बेवकूफ उसको बनाता है। सराय के मालिक ने कहा, सराय के मालिक ने मजदूर को जवाब दे दिया ये कि अगर तुम मुर्गी नहीं खाते तो मेरी मुर्गी से आज बहुत सारे अंडे होते, बहुत सारी मुर्गियां पैदा हो जाती। मजदूर कहता है, मैं इतना पैसा नहीं दूंगा,
इस पर दोनों में झगड़ा होने लगता है। मजदूर साफ मना कर देता है कि मैं नहीं देने वाला 1000 रुपये। मुर्गी की कबाब की बात हुई थी, तो एक कबाब की, एक मुर्गी की कीमत मुझसे ले सकता है। आखिरकार वो अदालत में पहुंचे। मुंसिफ ने उन्हें अगले दिन अपने अपने वकील के साथ आने को कहा। मुंसिफ कौन? जो इंसाफ करने के लिए वहां बैठा हुआ है। अदालत गया मामला, वो कहता था कि मैं 1000 रुपये लूंगा उस मुर्गी की कीमत, और ये कहता है कि 1000 रुपये मुर्गी की कीमत नहीं होती। दोनों आपस में झगड़ा करने लग गए, गुत्थम गुत्था हो गए। जब ये झगड़े तो मामला अदालत तक पहुंच गया। अदालत में मामला गया तो मुंसिफ ने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तुम कल अपने अपने वकीलों को साथ लेकर आना, दोनों अपने अपने वकील लेकर आना। और दोनों को अगले दिन आने के लिए कह दिया। अब मजदूर ने अवंती के बारे में सुन रखा था। अवंती की हाजिर जवाबी और गरीबों का हमदर्द था। हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि अवंती गरीबों का अजीज दोस्त बनाता था, अपना खास दोस्त रहता था, गरीबों के साथ उठता बैठता था, उनकी मदद करता था। मजदूर ने अवंती के बारे में सुन रखा था। यह अवंती के पास गया और उसको सारा माजरा कह सुनाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और सराय का मालिक मुझसे 1000 रुपये मांग रहा है। मामला अदालत में चला गया, कल मुंसिफ के सामने हाजिर होना है। मैं कैसे दूंगा 1000 रुपये? अगर मैं, मुंसिफ ने कहा मुझसे 1000 रुपये देने की, तो आप मेरी हिमायत कीजिए। वो अवंती के पास गया और सारा माजरा कह सुनाया। अवंती ने मजदूर से कहा, तुम ठीक वक्त पर अदालत में पहुंच जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। अब अवंती ने सारा मामला सुन लिया। सारा मामला सुनने के बाद उसको हिमलास दी, उसको तसल्ली दी मजदूर को कि घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम्हें 1000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। कल तुम अदालत आ जाना, वक्त होएगा, अदालत का जब वक्त मुकम्मल हो जाएगा, मैं उस जगह के ऊपर हाजिर हो जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, तुम अपने आप चले जाना। अगले दिन ठीक वक्त पर सराय का मालिक और मजदूर अदालत में पहुंच गए। अदालत के माने तो बच्चों आप सब जानते हो, अदालत बना है अदल से, जहां पर इंसाफ हो। वो मुकाम है अदालत के जहां पर इंसाफ किया जाता है। तो अदालत के अंदर दोनों हाजिर हो गए। जो वक्त अदालत ने दिया था अगले दिन कि अपने अपने वकीलों को ले आना, सराय वाला अपने वकील के साथ आ गया और मजदूर वहां पर आकर खड़ा हो गया वक्त के ऊपर। अवंती का इंतजार किया जा रहा है कि अवंती अभी तक नहीं आया। सराय के मालिक के वकील ने वही पुरानी कहानी दोहरा दी। अब मजदूर को अपनी हिमायत में कुछ कहना था, लेकिन उस वक्त तक अवंती वहां पहुंच नहीं पाया था, जिससे मजदूर बहुत परेशान था। अपनी हिमायत में अपनी बात को वाज़ेह करने के लिए, अपनी वजाहत में अब बात करनी मजदूर की थी। अदालत के अंदर दोनों वक्त के ऊपर पहुंच गए। अवंती अभी तक नहीं आया था। सराय के मालिक के वकील ने वही सारी बात, कहानी दोहरा दी। अदालत के सामने वही सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे 1000 रुपये हमारे बनते हैं और इस मजदूर को 1000 रुपये देने चाहिए। मजदूर को अब जवाब देना था, उससे बहस करनी थी, मुबाहिसा दोनों के अंदर होता, लेकिन बहस अवंती को करनी थी। अवंती अभी तक अदालत में हाजिर नहीं हुआ था। अब अदालत में हाजिर नहीं हुआ तो सभी परेशान थे, मजदूर भी परेशान था कि अगर अवंती नहीं आया तो आज मुझे या तो सजा हो जाएगी या मुझे 1000 रुपये देने पड़ जाएंगे। वो सोच ही रहा था कि इतनी देर में अवंती वहां आ पहुंचा। उसने देर से पहुंचने के लिए माफी मांगी और कहा, अब सोच रहा था कि आज मुझे सजा हो जाएगी और अवंती नहीं आ रहा है अभी तक। इतने में अवंती आ गया, अदालत में आ गया और फौरन जज साहब से, मुंसिफ साहब से उसने माफी मांगी कि मैं देर से आया हूं, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन मैं किसी काम की वजह से मैं देर हो गया, किसी काम की वजह से मैं अदालत में वक्त पर नहीं पहुंच सका। और वो काम कौन सा था? वो कहता है, आज मुझे अपने खेत में गेहूं बोना था। क्या काम था? मुझे अपने खेत में गेहूं बोना था, इसलिए मैं उन्हें बुनवाने चला गया था। गेहूं बोना था, इसलिए उसे मैं बुनवाने चला गया था। अब क्या बुने हुए गेहूं से फसल उग सकती है बच्चों? नहीं उग सकती। पके हुए सामान से, पके हुए बीजों से कभी भी फसल पैदा नहीं होती। लेकिन अवंती क्या कह रहा है जज साहब से कि मुझे इतनी देर हो गई कि मुझे फसल बोनी है, फसल में बीज डालना है, तो मैं अपने गेहूं को, अपने बीज को बुनवाने चला गया था। इस बात पर सभी लोग हंस पड़े। मुंसिफ ने अवंती से पूछा, क्या कहीं भुने हुए गेहूं से भी पौधे उगते हैं? सब हंसने लग गए कि ये कैसा मजाक कर रहा है। और मुंसिफ जो बैठा हुआ था वो भी हैरत में पड़ गया और उससे पूछता है कि क्या कभी भुने हुए गेहूं से या भुने हुए बीजों से पौधे उगते हैं? अवंती बोला, आप ठीक कहते हैं, आप ठीक कहते हैं जनाब,
बुने हुए गेहूं से पौधे नहीं उग सकते। अब अवंती मुंसिफ को जवाब दे रहा है, जज साहब को जवाब दे रहा है कि मुंसिफ साहब, जज साहब, आप सही कह रहे हैं, बुने हुए गेहूं से कभी भी पौधे नहीं उग सकते। इसी तरह बुनी हुई मुर्गी से, इसी तरह अब उसको उस बात को मिला दिया है मजदूर वाले मामले से। वो कहता है इसी तरह बुनी हुई मुर्गी से भी अंडे नहीं निकल सकते, वो मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती। मुंसिफ को अवंती की बात बिल्कुल ठीक मालूम हुई, इसलिए उसने फैसला सुनाते हुए कहा, सराय के मालिक को सिर्फ एक मुर्गी की कीमत पाने का इख्तियार है। फैसला मजदूर के हक में सुना दिया। मजदूर से वो 1000 रुपये मांग रहा था और वो कह रहा था कि मेरी मुर्गी का कबाब अगर ये शख्स नहीं खाता, ये मजदूर उसका कबाब नहीं खाता, तो मेरी मुर्गी अंडे भी देती, मेरी मुर्गी के अंडों से और मुर्गियां निकलती और अंडे निकलते, बहुत बड़ी तादाद में मुर्गियां और अंडे मेरे पास होते, मैं बहुत कमाई करता और 1000 रुपये में उससे कमा लेता। तो अब मैं कमा नहीं पाया हूं, तो 1000 रुपये ये मुझे दिलवाएं मजदूर से। मजदूर ने ये कहा कि मैं कैसे दे पाऊंगा 1000 रुपये, उसने मना कर दिया। तो अदालत में मामला गया और अदालत के अंदर अवंती मजदूर की हिमायत के अंदर आया और उसने कहा कि बुनी हुई मुर्गी कभी भी अंडे नहीं देती, चाहे सराय मजदूर खाता है या नहीं खाता, सराय के मालिक ने तो उस मुर्गी को भून के रख रखा था। अब जो बुनी हुई मुर्गी अंडे नहीं दे सकती, तो 1000 रुपये वो क्यों कर देगा मजदूर, क्यों वो इतने पैसों का नुकसान उठाएगा। और ये बात मुंसिफ को पसंद आ गई और उसने मजदूर के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि जो एक कबाब है, मुर्गी का जितना कबाब इसने खाया है उतनी ही कीमत देगा, उससे ज्यादा कीमत ये नहीं देगा। यहां पर बच्चों ये एक किस्सा और था जो मुकम्मल हो गया है। अवंती के कुछ किस्से यहां पर दे रखे थे, सारे के सारे किस्सों का हमने मुताला कर लिया है। बड़ा ही हाजिर जवाब और जिंदा दिल इंसान था, खुश मिजाज इंसान था और गरीबों की मदद करने वाला, गरीबों की हिमायत करने वाला ये शख्स था। जापानी कहानी का ये किरदार है और तर्जुमा करके यहाँ पर हमारी किताब में इसको शामिल किया गया है, जिसका हमने मुताला किया है। ये सबक का दूसरा हिस्सा था बच्चों, जो मुकम्मल हो गया है। तीसरे हिस्से के अंदर सवाल और जवाब के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।